From bringing family members to the UK, I have asked the Migration Advisory Committee to review. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट के बारे में। तो भाई स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे हैं ये चीज़ें कि सर क्या आप हम अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते यूके के अंदर। यहाँ पे आते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ ने पैनिक क्रिएट कर दिया है क्योंकि अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया इस न्यूज़ को, इसको मतलब खोल के बताया नहीं गया इस न्यूज़ को, है ना। खराब पॉइंट ये है कि आप अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते क्योंकि इनका कहना है कि अगर जो डिपेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो एक तरीके से बर्डन होते हैं किसके ऊपर, जो यूके की इकोनॉमी है उसके ऊपर, है ना। तो हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली नर्सिस के लिए। तो हम लोग स्पेशली नर्सिस को सेंटर में रख के इस वाली वीडियो के अंदर सारी बातें करेंगे ना। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूके गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन को कम करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है क्योंकि यूके की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना। तो जो लीगल माइग्रेंट है उनको भी कम करने की कोशिश कर रही है, साथ में जो इलीगल माइग्रेंट है उनको भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो लीगल माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहले इन्होंने क्या किया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे उनके साथ जो डिपेंडेंट्स आ रहे थे उनके लिए जो वीज़ा है उन लोगों ने बंद कर दिया था। अभी इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जो प्लान डिस्कस किया है, 5 पॉइंट बेस्ड जो प्लान है वो डिस्कस किया है। आज हम लोग उसके बारे में इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग खुद से सुनो कि उन लोगों ने क्या क्या बताया। हम लोग एक एक पॉइंट करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें डालूंगा, साथ में वीडियो भी चला रहा हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ये। The first of our 5 points will be to end the abuse of the health and care visa. We will stop overseas care workers from bringing family dependents, and we will require care firms in England to be regulated by the Care Quality Commission in order for them to sponsor visas. Approximately 120,000 dependents accompanied 100,000 care workers and senior care workers in the year ending September 2023. Only 25% of dependents are estimated to be in work, meaning a significant number are drawing on public services rather than helping to grow the economy. We recognize that foreign workers do great work. तो जो पहला पॉइंट डिस्कस किया गया है वो किया गया है कि जो केयर वर्कर जो वीज़ा है उसके अब्यूज को लेकर, क्योंकि 2023 के अंदर 1 लाख यहाँ पे केयर वर्कर्स आए थे, बट उनके साथ आने वाले जो डिपेंडेंट थे वो उनसे भी ज़्यादा थे। मतलब जो केयर वर्कर जो यहाँ पे आए थे वो 1 लाख थे और जो डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आए हैं उनके साथ वो आए हैं 1,20,000। मतलब इतने केयर वीज़ा नहीं है जितने ज़्यादा उनके साथ डिपेंडेंट आए हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जब कोई फीमेल या फिर मेल यहाँ पे केयर वीज़ा के ऊपर आता है तो उनके साथ उनकी फैमिली आती है, उनके बच्चे भी आते हैं और उनका हस्बैंड भी आता है ना। तो डेफिनेटली जो डिपेंडेंट्स होंगे ज़्यादा होंगे यहाँ पे ना केयर से। दूसरी चीज़ ये बताई है इसमें कि जो भी केयर होम वीज़ाज प्रोवाइड कर रहे हैं, केयर वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो CQC के थ्रू वीज़ाज प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो केयर क्वालिटी जो कमीशन है, अगर केयर होम आपका उससे अप्रूव्ड है या उससे रेगुलेटेड है तो उसी के बाद वो केयर होम एक केयर वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पे बनाई हैं नर्सिस के साथ जो इंडिया के अंदर एज ए नर्स काम करती थी बट यहाँ पे आके केयर काम कर रही हैं और इतने सारा पैसा दे के आती हैं। कोई 20 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई 30 लाख रुपए यहाँ पे दे के आ रहा है, बट जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है ना। और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे काम मिल जाता है बट आने के बाद 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद जो उनका केयर होम उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो जो केयर क्वालिटी कमीशन है उसको अप्रूव नहीं करती है उस केयर होम को, है ना। तो फिर यहाँ पे जॉब की कमी हो जाती है, लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बट अब ये एक तरीके से अच्छा डिसीजन है कि जो भी केयर होम यहाँ पे अपनी जो केयर है उनको वीज़ा देंगे, पहले उनको जो केयर होम है वो CQC से अप्रूव होनी चाहिए, उसके बाद ही वो केयर वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इंडिया से पैसा देके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे गारंटीड जॉब मिलेगी, है ना। तो एक अच्छा पॉइंट है। बट खराब पॉइंट ये है कि आप अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते क्योंकि इनका कहना है कि अगर जो डिपेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो एक तरीके से बर्डन होते हैं किसके ऊपर, जो यूके की इकोनॉमी है उसके ऊपर, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यार अगर शायद मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं डेफिनेटली मैं नहीं करता, मैं नहीं आता यूके के अंदर। अगर मैं मेरे साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं आ सकता हूँ, मैं मेरे बच्चे को छोड़ के मैं यूके नहीं आ सकता हूँ, मैं मेरी वाइफ को छोड़ के यूके नहीं आ सकता हूँ, है ना। अगर मेरी फैमिली साथ में नहीं है तो पैसा कमा के कोई फ़ायदा भी नहीं है भाई। अगर आप केयर वीज़ा के ऊपर आते हो 20 लाख भर रहे हो, 25 लाख भर रहे हो, 30 लाख रुपए भर रहे हो और यहाँ पे आपको अकेले आके काम करना पड़े, और भाई इतना अच्छा पैसा भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करोगे। ऐसा होता है ना कि यार इतना मेरे को पैसा मिल रहा है तो चलता है, फैमिली को सेक्रीफाइस कर दूंगा, 1 साल में 1 बार जाके मिल लूंगा। बट नहीं भाई, इतना पैसा भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करो इस चीज़ के लिए, इतने छोटे से पैसे के लिए, है ना। तो शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं केयर वीज़ा के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं आता, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता एज ए रजिस्टर्ड नर्स ही यहाँ पे यूके के अंदर आता। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी लोगों को हमेशा हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बोलता आया हूँ कि अगर भाई आपने GNM और नर्सिंग करी हुई है तो अपना OET एग्जाम क्लियर करो, आपके IELTS का एग्जाम क्लियर करो और फिर यूके आओ, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और केयर वीज़ा के ऊपर तो भाई आप डिपेंडेंट भी नहीं लेके आ सकते हो। तो मतलब क्लियर नो है, आपको आना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम क्लियर करना चाहिए और यहाँ पे आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहिए।
अब एक सवाल आता है कि क्या नर्सिंग वाले अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रखा है इस वाली जो टॉपिक है इसको लेके ना। तो मैं चाहता तो ये वाली वीडियो मैं पहले लेके आ सकता था, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन लेके आ सकता था, बट मैंने सोचा नहीं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें इस वाली वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और चाहे मैं थोड़ा वीडियो को लेट लेके आता हूँ, बट हम लोग पूरे रिसर्च करके इस वाली वीडियो को लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों के अंदर जो पैनिक है वो मैं खत्म कर सकूँ, है ना। तो भाई मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं, जिनकी ओईटी क्लियर हो रही है, आइल्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उनको बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, पढ़ने वाला बंदा है। और ये जितने भी जो रूल्स आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, सारे के सारे स्प्रिंग मतलब 2024 के स्प्रिंग में शायद लागू हो सकते हैं ये। तो ये लगा लो आप मार्च से मई के बीच में, मतलब अप्रैल, है ना, तब से ये लागू होंगे। तो अप्रैल तक अभी आपके पास टाइम है, आप अपना ओईटी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और टाइम की बात नहीं है, आप तो बाद में भी कर सकते हो अगर आप एज रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हो। तो हाँ, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो भाई पहला पॉइंट तो ये था। चलो आप दूसरा पॉइंट सुनते हैं। बाकी मैं अपने स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको पढ़ते रहें ताकि आपको और अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले। चलो सेकंड पॉइंट देख सुनते हैं। And health sector. But it is also important that migrants make a big enough financial contribution. Therefore, we will increase annual immigration health surcharge this year by 66%, from £624 to £1,000. भाई जो दूसरा जो पॉइंट है वो हेल्थ सरचार्ज के बारे में बात किया गया, तो इसके बारे में हम लोग इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। जो हेल्थ केयर यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब आप नर्सिस आ रहे हो, चाहे केयर आ रहे हो, कोई भी यहाँ पे आ रहा है, तो अपने ऊपर वो लागू नहीं होता है। और जो उसकी फीस है वो £624 थी पहले, उसको इंक्रीज करके £1,035 अभी कर दिया गया है। बट इस पॉइंट के ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये हमारे ऊपर लागू नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाली वीडियो को हम लोग नर्सिस को सेंटर में रख के सारी चीजें बातें करेंगे। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। Second, we will stop immigration undercutting the salary of British workers. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt, so we can continue to bring in the healthcare workers on which our care sector and NHS rely. उन्होंने भी सुन ही लिया हुआ है ना कि जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी यहाँ पे स्किल वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो उनकी मिनिमम जो सैलरी है वो £38,700 होनी ही चाहिए। अगर आपकी सैलरी £38,700 से नीचे है तो आप यहाँ पे स्किल वीज़ा के ऊपर नहीं आ सकते। बट इसके अंदर एक कैच ये है कि ये जो रूल है ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं है, जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनके ऊपर लागू नहीं है, ना ही नर्सिस के ऊपर, ना ही केयरर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, तो हमारे ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं है। अगर हमारी सैलरी 38,700 से नीचे है पर एनम, तो भी हम लोग स्किल वर्कर जो वीज़ा है उसको हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए लागू नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई इनको हमारी ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उनको निकाल दो, और जिनकी ज़रूरत है उनको रख लो। सीधी सी बात है कि जब कोविड का टाइम आया तो भर भर के नर्सिस इन लोगों ने ले ली, केयरर्स ले लिए, तब कहाँ गए थे डिपेंडेंट वाले रूल, है ना। तो होता है भाई, जब ज़रूरत होती है ना इन लोगों को तो ये लोग लेते हैं, आगे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारी चीज़ें हट जाएंगी। जब हेल्थ केयर सेक्टर में इनको ज़रूरत पड़ती है, इनको पता है इस चीज़ के बारे में कि इनके पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है कि जो इनके हेल्थ सेक्टर में काम कर सके, इनके एनजीएस में काम कर सके, तो ये क्या करते हैं कि हम लोगों को बुला लेते हैं और काम करवा लेते हैं। बट अभी भी एक चीज़ है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसके ऊपर अगर हमारी सैलरी 38,700 से नीचे है तो हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इनमें हमें ज़रूरत है। सीधी सी बात है, अगर हम लोगों की ज़रूरत इनको रहेगी तो ये हमारे लिए कर लेंगे। बाकी भाई जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बोल दिया कि अपनी जो सैलरी है 38,700 से अगर आपकी सैलरी कम है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये पॉइंट भी एक तरीके से हमारे लिए नहीं है, जो नर्सिस हैं और जो केयरर्स हैं उनके लिए। चलिए अगला वाला पॉइंट सुनते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। We will scrap cut price shortage labour from overseas by ending the 20% going rate salary discount for shortage occupations and reforming the shortage occupation list. तो भाई जो इस वाले पॉइंट में इन लोगों ने डिस्कस किया वो ये किया है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसके अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं तो उसके अंदर एक तरीके से 20% का डिस्काउंट था। मानो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अभी इन लोगों ने क्या किया है, जो स्किल वर्कर जो वीज़ा है जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अगर उसके अंदर अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर अगर आपकी जॉब आती है तो आपको क्या 20% डिस्काउंट मिलता था। मतलब आपको 38,700 आपकी पर एनम सैलरी होनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए, बट आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी 20% सैलरी कम भी है तो भी आप यूके के अंदर आके काम कर सकते हो अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर है। बट अब इन लोगों ने क्या किया है, वो 20% का डिस्काउंट वहाँ पे हटा दिया है। अब आपकी जो सैलरी है, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आपकी जॉब आती है तो आपकी जो सैलरी है वो 38,700 ही होनी चाहिए अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो मेन रीज़न है ये इन लोगों ने क्यों किया है, वो ये लोग ये चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में जो जिनकी जॉब आती है वो यहाँ पे आ रहे हैं,
तो उनका जो नंबर है वो कम हो सके, ताकि देखो क्या होता था कि यहाँ के जो लोग होते थे ना, तो वो क्या करते थे, वहाँ बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पे जॉब ऑफर देते थे 20% कम सैलरी के ऊपर, तो लोगों को वहाँ से बुलाते थे। तो अब इनका पैसा कम खर्च हो रहा था और लेबर इनको ज़्यादा मिल रही थी। अब इनको क्या करना पड़ेगा कि यहीं के लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ के लोगों को रिक्रूट करेंगे तो उनको 100% सैलरी के ऊपर यहाँ पे रखना पड़ेगा। हमें तो 80% के ऊपर रख रहे थे क्योंकि 20% का डिस्काउंट था। तो अभी इन लोगों को यहाँ पे 100% के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर लोड बढ़ेगा। और अभी क्या किया है इन लोगों ने, एक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल जो लिस्ट है उसको मॉनिटर करती है। तो उनको ये भी कहा गया है कि आप दोबारा से चेक करो और जो ऑक्यूपेशन अभी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से निकाले जा सकते हैं उनको निकालो, जिनकी मतलब यहाँ पे जो डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, जो फुलफिल हो चुकी है। अब वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आते हैं तो उनको आप निकालो अपनी इस लिस्ट से, और बाकी जो लिस्ट में आते हैं और कोशिश करो कि यहाँ के लोगों को लिया जाए, ताकि जो 20% वाला जो कैप है इसको हटा दिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है कि अब एक तरीके से जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जॉब्स आती हैं उनके लिए बाहर से लोगों को लेके आते थे, अब उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन आने वाला है, क्योंकि अब उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी उन लोगों को, है कि नहीं। एक तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करी थी कि 38,700 के 20% के हिसाब से। बट लोग डिस्कस करेंगे, जो इमिग्रेशन जो एडवाइजरी है वो डिस्कस करेगी कि जो थ्रेशोल्ड है वो कितना रखा जाए, ताकि जो हमारे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो जॉब आती है उन लोग, अगर लोग बाहर से लेके आते हैं तो थ्रेशोल्ड कितना रखा जाए, उस सैलरी का एक कैप कितना रखा जाए, ताकि उन लोग को यहाँ पे बुलाया जा सके। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट सुनते हैं, फिर आगे उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। I have asked the Migration Advisory Committee to review the occupations on this list because of our new higher skilled worker salary thresholds. And we will create a new immigration salary list with a reduced number of occupations. People only bring dependents who they can support financially. The minimum income requirement of 18,600 has not been increased since 2012. Madam Deputy Speaker, this package of measures will take place from next spring. Finally, having already banned overseas master's students from bringing family members to the UK, I have asked the Migration Advisory Committee to review the graduate route to prevent abuse, to protect the integrity and quality of the UK's outstanding higher education sector. It needs to work in the best interests of the UK, supporting the pathway into high quality jobs for the global talent pool, but reducing opportunities for abuse. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट के बारे में। तो भाई स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे हैं ये चीज़ें कि सर क्या अब हम अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते यूके के अंदर? अगर हमने अपना एग्जाम भी क्लियर कर लिया, हमने ओईटी भी क्लियर कर ली, सारी चीज़ें क्लियर कर ली, अच्छे से पढ़ाई हमने कर ली, जैसे आप बोलते हो कि भाई पढ़ाई अच्छे से करो, सारी चीज़ें हमने कर ली और हम यूके के अंदर अभी आ गए हैं, तो क्या हम अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते? क्योंकि इन्होंने जो सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर दिया है। जो पहले 18,600 था उसको बढ़ा के 38,700 कर दिया है, मतलब 38,700 इन लोगों ने कर दिया है। अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। बट इसके अंदर एक कैच है, ये अपने लिए नहीं है। अगर आप इसको सही से पढ़ के देखते हो, मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो जो ब्रिटिश सिटीजन है उनकी जो सैलरी है वो 38,700 से ज़्यादा होनी चाहिए अगर उनको यहाँ पे कोई डिपेंडेंट बुलाना है या कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे बुलाना है। तो हम लोग ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं। जब आप यूके के अंदर आते हैं तो आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ ने पैनिक क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया इस न्यूज़ को, इसको मतलब खोल के बताया नहीं गया इस न्यूज़ को, है ना। तो जो ब्रिटिश सिटीजन है उनकी जो सैलरी है 38,700 होनी चाहिए। ब्रिटिश सिटीजन का मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अपने इंडियंस भी यूके के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के लोग भी यूके के अंदर रहते हैं जिनको नागरिकता ऑलरेडी मिल चुकी है ना। तो क्या होता है कि मानो अभी मैं आप लोगों के सामने थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को पॉज करके पढ़ते हो तो आप लोग को और अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। तो जो यहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ है, क्योंकि एक तरीके से जो ब्रिटिश सिटीजन नहीं है उनके पास ज़्यादा अधिकार हैं, है ना, एज कम्पेयर टू द पर्सन जो यहाँ का ब्रिटिश सिटीजन है ना। तो जो यहाँ के लोग हैं उनसे ज़्यादा अधिकार हम लोगों के पास है, क्योंकि हम चाहें तो हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, और इनके पास इनका अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर इनको किसी फॉरेन कंट्री में से शादी करनी है, मानो अगर यहाँ का कोई सिटीजन है, अगर वो पाकिस्तान में शादी करना चाहता है, तो उस बंदे की सैलरी कम से कम 38,700 पाउंड्स पर एनम होनी चाहिए, तभी वो बाहर जाके शादी करके अपने पार्टनर को यहाँ पे लेके आ सकता है। बट अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आपकी सैलरी डेफिनेटली अपनी जो सैलरी होती है 38,700 से नीचे होती है, हमारी जो बेसिक सैलरी होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, तो
आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते जो यहाँ के सिटीजन है, बट आप लोग लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आप पढ़ो जो भी मैंने डाला हुआ है। ये मैंने स्काई जो न्यूज़ है, स्काई न्यूज़, उसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे मैंने लिए थे। रात में मैं ड्यूटी पे बैठा था, इसी के बारे में रिसर्च कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाऊँ बट अच्छे से बनाऊँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा सकूँ यहाँ पे, है ना। तो जो केयरर हैं, जो सीनियर केयरर्स हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं आ सकते हैं। बट अगर आप नर्सेस हो, अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आते हो यूके के अंदर, तो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हो, है ना। जैसे कि इन लोगों ने बताया है, जैसे कि ये न्यूज़ यहाँ पे चल रही है। तो एक तरीके से आपके पास ज़्यादा राइट्स हैं, तो और यहाँ के जो सिटीजन हैं उनके पास कम राइट्स हैं अपने लोगों को यहाँ पे लेके आने के, है ना। तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है, जो यहाँ के सिटीजन हैं उनकी सैलरी मिनिमम 38,700 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, बट नर्सिस के लिए ये लागू नहीं है ना। तो भाई मैं सभी लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो, यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आओ। और मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक चीज़ देखो ना कि अभी ये जो रूल है, जितने भी रूल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, 5 पॉइंट बेस्ड जो भी इमिग्रेशन जो लॉ है, ये स्प्रिंग से लागू होंगे, मतलब अप्रैल से लागू होंगे। तो अप्रैल के लिए अभी टाइम है अपने पास, 4 महीने हैं अपने पास। मैं तो 3 महीने में लोगों के एग्जाम अपने क्लियर हो जाते हैं। पिछले महीने में बस 16 बच्चे एग्जाम क्लियर करके बैठे। पिछले महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर 15 दिन के अंदर एग्जाम्स का रिजल्ट आता है और हर 15 दिन के अंदर मैं अपने रिजल्ट्स डालता हूँ। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो तो मेरे पिछले 15 दिन के अंदर 16 बच्चे पास हुए हैं। 16 बच्चे पास होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी जो बच्चा अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस है, जिस बच्चे को यहाँ पे आना है, तो उन लोगों का तो एक भी मैसेज नहीं आया मेरे पास कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उन बच्चों ने वो बच्चे अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना। बट जिन बच्चों ने अभी तक मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिन लोगों को अभी पता नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा पैनिक है। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पैनिक नहीं करेगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगा। और जो बच्चा पैनिक कर रहा है ना भाई, है ना, पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, पढ़ाई करो, ओईटी क्लियर करो, उसके बाद पैनिक करो, है ना। पहले पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपके पास तो ओईटी क्लियर ही नहीं है, आपके पास आइल्स का रिजल्ट ही नहीं है। तो फिर पैनिक करने का फायदा ही क्या है? जब आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं आपकी यहाँ पे आने की, आपके पास वो ही नहीं है, तो आप यहाँ पे आओगे ही नहीं। और जब आप यहाँ पे आओगे नहीं, तो आपके लिए हिसाब से तो ये रूल्स आपके लिए बने ही नहीं है, आपको पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले अपना एग्जाम तो क्लियर करो इस चीज़ को लेके, है ना। तो देखो, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करनी थी वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो जितने भी हम लोगों ने रूल्स डिस्कस करे, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो ये था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मतलब जो सीनियर केयरर्स और जो केयरर्स हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, क्योंकि जो डिपेंडेंट की जो मात्रा थी उनके साथ आने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि एक तरीके से यहाँ पे प्रेशर डाल रही थी किसके ऊपर, यूके की इकोनॉमी के ऊपर, है ना। दूसरा जो हेल्थ सर चार्ज था वो बढ़ा दिया गया है, 624 से लेके 1035 कर दिया गया है, 624 से 1035 कर दिया गया है। और हमारे लिए वो लागू नहीं है, क्योंकि हमें हेल्थ सर चार्जेस नहीं देने होते अगर हम यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर आते हैं, एज ए नर्स आते हैं, मतलब हेल्थ और केयर सेक्टर के अंदर हम लोग आते हैं, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए है ही नहीं, है ना। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 होनी चाहिए। अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा यहाँ पे लेके अगर आप यूके के अंदर आते हैं तो आपकी इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। बट उसके अंदर से भी नर्सिस को और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है, स्पेशली जो टीचर्स हैं उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर आपकी सैलरी 38,700 से नीचे भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो लास्ट हमारा आता था, जैसे लास्ट बोल रहा हूँ सॉरी, एक उसके बाद जो हमारा जो रूल था वो था 20% जो इन लोगों ने डिस्काउंट दिया होता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट के ऊपर, वो हटा दिया गया है। अभी टोटल आपको 100% सैलरी दिखा के ही कोई यहाँ पे लेके आएगा, तो एक तरीके से बेनिफिट ही आप लोगों के लिए, है ना। और जो हमारा 5वां रूल था कि अगर आपको अपनी फैमिली यहाँ पे लेके आनी है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी हो 38,700 होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए है। जो ब्रिटिश सिटीजन है उनकी जो सैलरी है मिनिमम 38,700 होनी चाहिए, अगर वो अपने पार्टनर को लेकर आना चाहते हैं जो कि ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। अगर मतलब किसी दूसरी कंट्री से है, ज़रूर नहीं पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से, बाकी दूसरी कंट्री से कहीं से भी हो, तो उनको अगर यहाँ पे उनको लेके आना है तो उनकी जो मिनिमम सैलरी है 38,700 होनी चाहिए, है ना। और क्या होगा कि अभी उनका नुकसान हो रहा है इन चीज़ के अंदर, क्योंकि मिनिमम जो यहाँ पे 70% जो लोग यूके के अंदर काम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनकी जो सैलरी है, मतलब 70% लोगों की जो सैलरी है वो 38,700 से नीचे आती है। और जो 30% लोग हैं उन्हीं की सैलरी 38,700 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो 30% लोग हैं उन्हीं के पास एक हक है कि वो कहीं और जाके शादी कर सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बाकी जो 70% लोग हैं भाई उनको यहीं पे शादी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो और जो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं जो मेल्स हैं, जो यहाँ पे मेल्स काम कर रहे हैं, उनके 65% जो मेल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो 38,700 से नीचे है। और जो फीमेल 75% फीमेल्स काम कर रही है उनकी जो सैलरी 38,700 से नीचे है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा पैनिक इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है यहाँ के लोगों के अंदर स्पेशली। और ये तो सीधी सी बात है भाई, अगर ज़्यादा सैलरी नहीं है तो आप डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते और आप बाहर जाके शादी नहीं कर सकते हो। बट नर्सिस, आप लोग इस चीज़ को लेकर डरो मत। थोड़ा लेट लेके आया हूँ इस वीडियो को, मुझे पता था मैं लेट हूँ और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो डाल दी, बट
मेरा जो वीडियो डालने का पर्पस ये है कि आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें, उन्हें पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।